हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। अब ये टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज जो पढ़ी हुई है उससे वापस रिकॉल करना है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं कि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है हमारे इकोनॉमी के टेक्स्ट बुक में, दैट इज फिलिप्स कर्व। अब फिलिप्स कर्व में हमने दो चीजें पढ़ी हुई है, मतलब फिलिप्स कर्व में दो चीजों के बारे में मेंशन किया गया है। पहला है इन्फ्लेशन और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व क्या चीजें समझी है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ठीक है। फिर दूसरा सिनेरियो बताया गया है कि अगर इन्फ्लेशन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इकॉनमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम हो जाएगी। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो इकॉनमी में बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये हमें फिलिप्स कर्व में समझाता। अब इसके साथ एक और चीज जो हमें समझी है, एक और चीज जो हमारे लिए समझनी जरूरी होती है कि यहां पे जो अगर हम आरबीआई का रोल देखते हैं, दैट मीन्स एक सेंट्रल बैंक का रोल देखते हैं, नॉट जस्ट आरबीआई, सेंट्रल बैंक का रोल होता है। वो क्या करता है कि वो इन्फ्लेशन को एक नॉर्मल अमाउंट में रखना चाहता है, राइट। और वो अमाउंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आपने इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा है। ठीक है, कि आपने इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा है। अब होता यह है कि अगर आपने इन्फ्लेशन को इक्विलिब्रियम में रखा है, यानी कि आपने इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखा है, तो ऐसा मानना जाना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। इसका आउटपुट अगर हम समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो वो इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी कंट्रोल में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व। क्योंकि फिलिप्स कर्व में क्या बोला गया है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन इक्विलिब्रियम में रहेगा, राइट, कि एक इक्विलिब्रियम हो गया यानी कि एक अंडर कंट्रोल हो गया, तो एम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में रहनी चाहिए, राइट। यही चीज है। तो यही चीज पे हमें इंफोसाइज करना है कि हाल ही में हमने न्यूज में क्या देखा। हमने न्यूज में ये देखा कि अगर हम इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमारा इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, कि इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल में है। बट ऑन दी अदर हैंड जब हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट से डेटा लेते तो पता चलता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ ही नहीं रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो रिलेशन फिलिप्स कर्व में समझाया था इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का, वो इंडिया में उतना एप्लीकेबल नहीं हो पाया है। ठीक है। तो इंडिया में क्या हुई है, इंडिया में जो ग्रोथ हुई है वो जॉबलेस ग्रोथ हुई है, कि हमारे में तरक्की तो करी है हमारे देश ने, लेकिन हमारा देश उतना ज्यादा रोजगार नहीं बना पाया है। तो जितना कम रोजगार वो बना पा रहा है उतना हमारा इकोनॉमी जो है इनइक्वालिटी की तरफ जाता है। ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि जो आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो फेल हो रहा है, राइट, कि इंडिया का लाइवलीहुड अचीव करवाने में वो फेल हो रहा है। तो ये वीडियो में हम यही सारी चीजों पे फोकस करेंगे, जहां पे हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी ये स्टांस पे आई है कि फिलिप्स कर्व भी वहां फेल हो गया है। ओके। तो वो चीज का हम रीजन समझेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। जहां पे सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि हमारे यहां पे जो ग्रोथ हुई है वो विदाउट जॉब हुआ है। अब इसमें भी एक टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है कि जब कोविड 19 आया था, ठीक है, जब कोविड 19 आया था तो हमने एक रिकवरी के बारे में समझा था। दैट वॉज दी वी शेप रिकवरी, कि हमारी इकोनॉमी रिकवर हुई है। कि जो ये ग्राफ है, ग्राफ में पहले नीचे गए हैं फिर हम ऊपर आ गए हैं, तो दिस इज वी शेप रिकवरी। बट हमने एक और टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा था ड्यूरिंग दिस सिनेरियो, दैट वाज के शेप रिकवरी। अब के शेप रिकवरी में हमने क्या समझा था
कि यहां पे जैसे ये ग्राफ एक नीचे गया है, तो जब वो रिकवरी हो रहा है तो एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहां पे जो एक सेक्शन है सोसाइटी का वो ग्रो कर रहा है और जो दूसरा सेक्शन है सोसाइटी का वो डिक्लाइन हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर यहां पे क्या हो रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, कि जो गैप है इनइक्वालिटी का वो और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, कि जितना ज्यादा ये दोनों दूर जाते जाएंगे, यानी कि एक सेक्शन ग्रो कर रहा है और एक सेक्शन डिक्लाइन हो रहा है। तो ये चीज इंडिया में हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि जीडीपी 7% से इंक्रीज हो रहा है, तो वो इससे हो रहा है कि सेक्शन ग्रो हो रहा है, कि इंडिया में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन वो खरीद कौन रहा है? वही लोग खरीद पा रहे हैं जो पैसे वाले हैं। जो पैसा नहीं है उनके पास वो और ज्यादा गरीब हो, जैसे कहा जाता है ना कि इंडिया में एट प्रेजेंट ऐसी सिचुएशन है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। तो जो गैप है इनइक्वालिटी का वो और ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। सो दैट इज द जॉबलेस ग्रोथ। तो ये इनइक्वालिटी गैप क्या बता रही है कि इंडिया में जो ग्रोथ हुई है वो जॉबलेस ग्रोथ हुई है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों जॉबलेस ग्रोथ हुई है, क्योंकि इंडिया में के शेप रिकवरी हो रही है। ठीक है, तो उसको पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि इंडिया में जीडीपी बढ़ा लेकिन रोजगार उतना ज्यादा नहीं बढ़ पाया। ठीक है, तो उसको जॉबलेस ग्रोथ कहा गया है। एंड ये सिनेरियो में ऐसा हो रहा है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है बट इकोनॉमी बढ़ रही है। तो यहां से ये क्या चीज दर्शा रहा है कि एक डेटा आया था मई 2025 में, जहां पे ये बताया गया कि इंडिया में 8.5% है नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि यहां पे एक और डेटा बताया गया कि जो इंडिया का यूथ है, जिसको हम इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, इंडिया को एक यूथ इकोनॉमी कहते हैं, अब वो यूथ का 45% जो अर्बन एरिया में रहता है उसके पास रोजगार ही नहीं है। समझिए ये अर्बन एरिया की बात कर रहा हूं मैं। रूरल एरिया वाले चलो मान लेते हैं कि उन्होंने स्कूलिंग अच्छे से नहीं करी, उन्होंने कॉलेज अच्छे से नहीं किया, तो उनको रोजगार नहीं मिलेगा। बट अर्बन एरिया वाले ने तो स्कूल भी कर ली, उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया, और अब आप उसको बोल रहे हो कि तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? उसके बाद और कोई चारा ही नहीं बच रहा है। तो वो इधर से उधर भागेगा, या तो वो इलीगल बिजनेस की तरफ जाएगा या फिर वो छोटे मोटे जोमैटो की डिलीवरी करने लग जाएगा, फूड डिलीवरी ऐप में वो एनरोल कर देगा खुद को, क्योंकि पेट तो पालना पड़ेगा, राइट। तो कहने का मतलब यही है कि इंडिया में ये जो तरीके का जो ग्रोथ हुआ है ना, वो बहुत ही बड़ा कंसर्न हो रहा है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है कि यहां पे हमने डेटा क्या देखा कि जो आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन डिसाइड करता है। ठीक है, और हमने समझा है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझा है, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि आरबीआई इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। ठीक है, कितना परसेंट टारगेट करता है? 4% प्लस माइनस 2, जिसके अंदर आरबीआई कहता है कि 4% इज एन अप्रोप्रिएट। ठीक है, 2% बहुत कम हो जाएगा और 6% बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो 2 से 6% है उसके अंदर ही रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना क्राइसिस की तरफ हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहता है, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब सवाल ये बनता है कि क्या आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन 4% से बढ़े? तो यहां पे है ना, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को एक चीज समझानी है कि स्टूडेंट को ये चीज की अवेयरनेस नहीं है कि इन्फ्लेशन भी 2 तरीके के होते हैं। एक हो जाता है माइक्रो इन्फ्लेशन और दूसरा हो जाता है मैक्रो इन्फ्लेशन। ओके, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इन्फ्लेशन। अब जो माइक्रो इन्फ्लेशन है और मैक्रो इन्फ्लेशन है, इनका हम डिफरेंस समझते हैं कि माइक्रो इन्फ्लेशन क्या होता है कि मेरे रोज में दूध का भाव बढ़ गया या कम हो गया, सब्जियों का भाव बढ़ गया या कम हो गया, सो दैट इज द माइक्रो इन्फ्लेशन। वेयरएज मैक्रो इन्फ्लेशन आ जाता है कि जहां पे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हुई है या ज्यादा हुई है, उसका इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब आप लोगों ने एक चीज जरूर पढ़ा होगा कि जो आरबीआई है, आरबीआई कोई भी अगर पॉलिसी बनाता है तो वो मैक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। यानी कि जब आरबीआई कह रहा है कि इन्फ्लेशन 4% से बढ़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि दूध का भाव 4% से बढ़ना चाहिए या सब्जियों का भाव 4% से बढ़ना चाहिए। आरबीआई ये कह रहा है कि इकोनॉमी में
मनी सप्लाई 4% से बढ़नी चाहिए। ओके, अब मनी सप्लाई के बारे में समझते हैं हम कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई स्टार्ट कहां से होती है, राइट? व्हाट इज द ओरिजिनेशन ऑफ द मनी सप्लाई? तो बहुत सारे लोग कहते हैं आरबीआई। हालांकि आरबीआई नॉट एग्जैक्टली स्टार्ट करता है, क्योंकि आरबीआई क्या करता है कि ये मैक्रो इकोनॉमी, जो मैक्रो इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए आरबीआई कुछ टूल्स यूज करता है। टूल्स जैसे हम पढ़ते हैं आए दिन, जैसे हमने पढ़ा है कि टूल्स में आ जाता है लाइक रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एक्सेट्रा। अब आरबीआई इनका यूज क्या करता है कि वो रेपो रेट बढ़ाता है या फिर वो रेपो रेट घटाता है। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी कि रेपो रेट क्या है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म पैसा उठाती है, यानी कि वो लोन लेती है। ठीक है, सो दैट मींस कमर्शियल बैंक को पैसा सस्ता या महंगा मिलना चाहिए, ये आरबीआई डिसाइड करता है। कि आरबीआई कहता है कि मान लेते हैं कि उसने रेपो रेट बढ़ा दिया, उसने रेपो रेट बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है कि कमर्शियल बैंक अगर अब आरबीआई से पैसा लेगी तो उसको वो लोन महंगा पड़ेगा। अगर रेपो रेट घटा दिया तो कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से पैसा लेगी तो उसको लोन सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो हम सेकंड वाले सिनेरियो पे आते हैं कि कमर्शियल बैंक, आरबीआई क्यों चाहेगा कि कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिले, राइट? कि इसका क्या उद्देश्य है, इसको भूल जाइए एक बार, क्योंकि हमारा माइक्रो इन्फ्लेशन है नहीं ये, दिस इज मैक्रो इन्फ्लेशन, तो इसी पे फोकस रखिए। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इकोनॉमी में पैसा शुरू कहां से होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने क्या किया, जो रेपो रेट है उसको डिक्रीज कर दिया। ठीक है, तो रेपो रेट को डिक्रीज कर दिया आरबीआई ने। अब जब रेपो रेट डिक्रीज हो गया तो आरबीआई लोन देगा किसको, कमर्शियल बैंक्स को। अब ये कमर्शियल बैंक को जो लोन मिल रहा है वो चीप मिलेगा, सस्ता मिलेगा। क्यों सस्ता मिलेगा? क्योंकि रेपो रेट कम हो गया। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया। अब यहां से मनी सप्लाई शुरू होती है इकोनॉमी में, कि कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा होगा ना, उतना हम कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी में उतना पैसा है। अगर कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा नहीं है तो हम कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी में ही पैसा नहीं है। ओके, तो अब यहां पे हमें क्या समझना है कि जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा आ जाता है तो कमर्शियल बैंक क्या करती है, वो लोन्स देती है, वो लोन्स एंड एडवांसेस देती है। वो लोन्स किसको देगी? एक मैन्युफैक्चरर को लोन देगी। कि मान लेते हैं कि एक फैक्ट्री जिसको सेटअप करनी है, ठीक है, एक सीमेंट फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो उसने उससे लोन लिया है, वो फैक्ट्री ओनर ने बैंक से लोन लिया। अब ये फैक्ट्री ओनर वो लोन का क्या यूज करेगा कि वहां पे वो प्रोडक्शन करवाएगा, राइट? वो एक प्लांट सेटअप करेगा। अब प्लांट चलाने के लिए वो लेबर हायर करेगा। नाउ हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट? अब वापस समझिए कि आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, कमर्शियल बैंक को वो लोन सस्ता पड़ा। अब जब कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ा तो वो इसको भी लोन सस्ता देगा। ठीक है, अब इसको लोन सस्ता पड़ेगा तो ये प्लांट सेटअप करेगा, प्लांट सेटअप करेगा तो वहां पे वो लेबर हायर करेगा। अब जो लेबर हायर हुए हैं उन लेबर को वेजेस प्रोवाइड की जाएगी, राइट? उन लेबर को वेजेस प्रोवाइड की जाएगी। तो जब वेजेस प्रोवाइड की जाएगी लेबर को, तो वो लेबर क्या करेगा, वो वेजेस से यूज करके क्या करेगा, वो अपनी इकोनॉमी में खुद की डिमांड इंक्रीज करवाएगा। इकोनॉमी में वो लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ी है तो वो डिमांड से क्या होगा कि सप्लाई बढ़ेगी। अब पॉइंट ये बनता है, इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि जो लेबर की अगर हम बात करते हैं कि लेबर किन चीजों की डिमांड करता है, लेबर डिमांड करता है रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज, राइट? लेबर डिमांड करता है रोटी, कपड़ा, मकान की। तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा? रोटी, कपड़ा, मकान का बढ़ेगा। तो जब हमारे में सप्लाई बढ़ानी होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, राइट? अब जब जीडीपी बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ने से क्या होता है, हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है। जब नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमी में पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो इकोनॉमी में वापस डिमांड बढ़ेगी, राइट? वापस समझते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो उससे कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ा। अब कमर्शियल बैंक वो सस्ता लोन मैन्युफैक्चरर को देगा जिसमें वो प्लांट सेटअप कर रहा है,
वो प्लांट चलाने के लिए वो लेबर हायर कर रहा है, लेबर को वो पैसे दे रहा है, जिससे लेबर की डिमांड बढ़ रही है। अब लेबर जो है वो बेसिक चीजों की डिमांड कर रहा है, तो बेसिक चीजों की डिमांड बढ़ी है तो वो बेसिक चीजों का प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम अगर मेरा बढ़ेगा तो पूरी इकोनॉमी में वापस डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि आज मैं किन चीजों की डिमांड करूंगा, आई एम नॉट अ लेबर, तो मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज है, मैं शायद लग्जरी गुड्स की डिमांड करूंगा। तो यहां पे इकोनॉमी में दो पैरेलल गुड्स चलते हैं, एक बेसिक गुड्स है जो लेबर को चाहिए होता है, और एक लग्जरी गुड्स है जो थोड़े पैसे वाले लोगों को चाहिए होता है, राइट। तो इस तरीके से इकोनॉमी में ये चीज पूरी बूस्ट रहेगी। ये सब कब होता है, जब आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है 4%। तो जब आरबीआई बोल रहा है कि 4% का इन्फ्लेशन टारगेटिंग होना चाहिए, यानी कि हर साल कमर्शियल बैंक के पास 4% से ज्यादा पैसा इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इनके पास पैसा इंक्रीज होगा तो इकोनॉमी में पैसा आएगा। लेकिन आरबीआई ये भी कह रहा है कि ये 6% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए, ये 4% के अंदर ही रहना चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एज वेल एज मैक्रो इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हमने समझी है, ठीक है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो हमने समझी है, तो वहां पे हमने यही चीजें देखा कि इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। कंट्रोल में भी कौन सा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आनी है, कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो हमारे इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ेगा। बट सवाल ये बनता है कि क्या 4% इन्फ्लेशन रखने से हमारे में जॉब क्रिएशन होती है या नहीं होती। तो यहां पे एक बहुत बड़ा हमारा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, ठीक है, कि यहां पे एक डिस्कनेक्शन हमें फील होगा। डिस्कनेक्शन कैसे फील होगा, क्योंकि यहां पे अगर हम देखते हैं तो मैक्रो स्टेबिलिटी वर्सेस रियल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब होता क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये इंडिया का नहीं है, ये इंडिया ने कई सारी डेवलप कंट्रीज से लिया गया है जहाँ की सेंट्रल बैंक्स ये चीज़ फॉलो करती है और वो काफ़ी अच्छा कर भी रही है। अब इंडिया में जो इन्फ्लेशन, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी इन्फ्लेशन के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में, कि इन्फ्लेशन दो तरीके से बढ़ता है, ठीक है। एक आ जाता है इन्फ्लेशन जब चीज़ों की डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड ड्रिवन, राइट, कि चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। डिमांड कब बढ़ेगी, जब मेरे पास पैसा आएगा। तो दिस वाज अकॉर्डिंग टू द फिलिप्स कर्व कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है, तो लोग हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, वो खर्चे के लिए डिमांड बढ़ी है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके लिए जीडीपी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अल्टीमेटली लेबर हायर करना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, राइट। सो दैट मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। ये क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। सो दिस इज डिमांड ड्रिवन हो रहा है। डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा। पैसा कब आएगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ओके। फिर जो दूसरा टाइप का इन्फ्लेशन होता है दैट इज द सप्लाई ड्रिवन। अब सप्लाई ड्रिवन में कैसा होता है कि इंडिया में अगर बात किया जाए ना, तो इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो डिमांड ड्रिवन नहीं है, कि हम कहते हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोगों की डिमांड नहीं बढ़ी जिससे इन्फ्लेशन बढ़ा है। इंडिया में जो गुड्स थे उनकी सप्लाई कम हो गई है, तो स्कैरसिटी हो गई है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि इस बार अगर मॉनसून अगर कम ज़्यादा हुआ तो हमारा जो एग्रीकल्चर की सप्लाई है वो कम हो जाएगा, सब्जियां महंगी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली दूध महंगा हो जाएगा, या फिर हम कह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो गया, तो सप्लाई कम ज़्यादा हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब सप्लाई कम ज़्यादा इन द सेंस हम देखते हैं कि अगर क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है तो इंडिया में पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा। अब इंडिया में जैसे ही पेट्रोल का दाम बढ़ता है ना, हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। वेरएज डेवलप्ड कंट्री में क्या हो रहा है कि डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कि लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है उससे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। बट इंडिया में क्या हो रहा है कि सप्लाई कम हो रही है, मिसमैच हो रहा है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, तो उसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन कब होता है, जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया,
सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन क्या होता है? जब चीजों की सप्लाई कम हो गई, यानी कि एग्रीकल्चर में सप्लाई कम हो गई, ग्लोबल सप्लाई चेन में इश्यू हो गया, क्रूड ऑयल में सप्लाई कम हो गई, तो उससे सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, राइट? सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. सो इंडिया में सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन होता है. तो ये चीज आप बताइए कि जो आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, आरबीआई जो रेपो रेट कम कर रहा है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के वजह से, जो रेपो रेट आरबीआई ने कम किया, उससे क्या हो रहा है कि यहां पे वेजेस से डिमांड बढ़ रही है, तो उसका इंपैक्ट डिमांड पे आ रहा है. सो दैट मीन दिस इज द डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी. बट हम कह रहे हैं कि डिमांड का इश्यू ही नहीं है इंडिया में. इंडिया में डिमांड बहुत है चीजों की, बट सप्लाई इश्यू होता है. तो जैसे ही सप्लाई इश्यू होता है, महंगाई तुरंत बढ़ जाती है, तो माइक्रो इन्फ्लेशन तुरंत बढ़ जाता है. तो कहने का मतलब क्या है कि जो आरबीआई कर रहा है, आरबीआई मैक्रो इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहा है, बट जो माइक्रो इन्फ्लेशन है कि दूध का भाव, सब्जियों का भाव, वहां पे आरबीआई नहीं पहुंच पा रहा है, वो आरबीआई का डोमेन ही नहीं है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है. तो इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया में जो फिलिप्स कर्व है वो फेल हो गया, कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया में डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन नहीं है, सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन हो जाता है. ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यहां पे इन्फ्लेशन कम है लेकिन डिमांड भी कम है. ठीक है, दूसरी चीज है कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो डिस्ट्रेस में चल रही है. तो दिस इज द के शेप रिकवरी, जो हमने कहा देखिए कोविड के बाद ज्यादा दिखने मिल रहा है. दूसरा है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो एग्रीकल्चर की वजह से बढ़ रहा है, कि वहां पे अगर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा है, सप्लाई अच्छी है, तो हमारा इन्फ्लेशन नॉर्मल है. अगर एग्रीकल्चर का सप्लाई प्रोडक्शन कम हुआ तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, राइट? तो ये चीज़ है, मतलब यहाँ पे लोगों की वेजेस पे बात नहीं आ रही है, यहाँ पे सप्लाई पे ज़्यादा बात आ रही है. तो यही चीज़ हो गया. ठीक है, अब जो हम समझते हैं कि इसके कॉजेस क्या है, दैट व्हाट आर द एक्चुअल कॉजेस, कि ऐसा क्यों हो रहा है. क्योंकि अगर हम देखते हैं कि इंडिया में जो सेक्टर है, हमारे जॉब के सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने एक पिरामिड के बारे में पढ़ा होगा. अब ये पिरामिड को कैसा है कि ये 3 में डिवाइड किया जाता है. सबसे ऊपर आ जाते हैं सीईओ क्लास, फिर आ जाते हैं मैनेजेरियल क्लास, और लास्ट में आ जाते हैं वर्कर क्लास. ओके, अब आप एक चीज समझो कि जो यहां पे वर्कर क्लास का बेस है, जो वर्कर क्लास का बेस है वो काफी ज्यादा ब्रॉड है एज कंपेयर टू दी अदर 2 क्लासेस. ठीक है, तो ये चीज क्या बताता है कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वर्कर क्लास की वो काफी ज्यादा है. अगर हम देखते हैं कि वर्कर क्लास की पॉपुलेशन देखें तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द वर्कर क्लास. ओके, अब इंडिया में एक और चीज ऑब्जर्व हो रही है, ये तो एक पिरामिड हो गया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्कर क्लास की है, तो अगर नौकरी बढ़नी चाहिए तो इनकी बढ़नी चाहिए, इनकी बढ़ेगी तो ऊपर अपने आप बढ़ जाएगी. ठीक है, फिर जो दूसरी चीज है इंडिया में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द स्किल सेट्स, कि इंडिया में स्किल सेट्स अगर देखा जाए तो वर्कर्स को 3 में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, पहला आ जाता है अनस्किल्ड, दूसरा आ जाता है लो या फिर हम कह सकते हैं सेमी स्किल्ड, और तीसरा आ जाता है हाई स्किल्ड. ठीक है, ये चीज है. तो ये 3 में हमारी इकोनॉमी में डिवाइडेड है. अब जो तीसरी चीज है यहां पे, तीसरी चीज ये हो जाती है कि हमारे इकोनॉमी में, मतलब हर एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, सबसे पहला अगर हम देखा जाए तो दैट इज द प्राइमरी सेक्टर, फिर आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर, और फिर आ जाता है टर्शियरी सेक्टर. ओके, तो अब ये तीनों का हम डीप एनालिसिस करते हैं, ये तीनों चीज का हम डीप एनालिसिस करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि अगर हम इकोनॉमी में इसकी बात कर रहे हैं कि जो हमारे इकोनॉमी में 3 टाइप के सेक्टर्स है. ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. अब यूजुअली कैसा होता है कि एक इकोनॉमी सबसे पहले हमारे यहाँ पे अनाज उगाते हैं,
ठीक है, हर एक इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो वो पहले अनाज उगाता है, ठीक है। लेट्स से हमने कॉटन उगाया, वो कॉटन से हमने शर्ट बनाया, वो शर्ट को हमने ऑनलाइन अमेजोन पे बेचा, तो ये 3 सेक्टर है। अब इंडिया में क्या हो गया कि हमने कॉटन तो उगा लिया और हमने वो कॉटन को ऑनलाइन बेच भी दिया शर्ट से, बट हमने शर्ट नहीं बनाया। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग क्या है कि इंडिया जब से इंडिपेंडेंट हुआ था तो हमारे पास अनस्किल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, जिनके पास स्किल थी ही नहीं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, कुछ नहीं किया था, तो उनके पास स्किल थी नहीं, तो सारे लेबर ही थे, राइट, मेजरली। बट जब धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई तो हमारे जो यूथ है वो स्कूल जाने लगा, वो कॉलेज जाने लगा, एंड फिर वो सेमी स्किल्ड टाइप का हो गया, ओके। फिर जो थर्ड आ जाता है हाईली स्किल्ड। अब ये वो टाइप के लोग हैं जो कॉलेज जाके आईआईटीज और आईआईएम्स यहाँ पे एडमिशन ले पाते हैं। अब इंडिया में हर एक यूथ तो आईआईटी आईआईएम में एडमिशन नहीं ले सकता, तो होता क्या है, बट हर एक यूथ कॉलेज जरूर जाता है, कोई भी कॉलेज हो वो जाता है। अगर आईआईटी नहीं है, आईआईएम नहीं है, तो कोई और कॉलेज होगी, बट वो जाएगा जरूर, यानी कि वो ग्रेजुएट जरूर हो जाएगा। और इकोनॉमी में सबसे ज्यादा ग्रो कौन सा कर रहा है, हमारा टर्शरी सेक्टर कर रहा है, राइट, यानी कि सर्विस सेक्टर कर रहा है। अब सर्विस सेक्टर जो होता है वो हाईली स्किल्ड जॉब ही लेता है, हाईली स्किल्ड जॉब लेता है। और इंडिया के पास क्या है देने के लिए, लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड। तो टर्शरी सेक्टर बोलता है कि जो लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है हमारे पास इनके लिए जॉब ही नहीं है, हमारे पास जॉब किसके लिए, सिर्फ हाईली स्किल्ड वालों के लिए। वेयर इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, लो स्किल्ड वालों की है। तो जब भी इकोनॉमी में कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है तो सरकार कहती है कि लो स्किल्ड वाले जो लोग हैं इनका ग्रो होना चाहिए। तो इसलिए 60% ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारी वो लो स्किल्ड वालों की है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये तीनों चीजें दर्शाने का मतलब यही है कि ये हमारा सबसे बड़ा कॉज है कि हमारे में जॉबलेस ग्रोथ क्यों हो रही है। सबसे पहला कॉज कि हमने सेकेंडरी सेक्टर पे इतना फोकस नहीं किया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत कम है। अगर हम इन्वेस्ट कर भी रहे हैं तो हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में नहीं कर पा रहे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है कि जो एमएसएमईज है जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी हम करवा नहीं पा रहे। फिर थर्ड चीज आ जाती है कि इंडिया में लो स्किल्ड लोग काफी ज्यादा है, जबकि एट प्रेजेंट इकोनॉमी में डिमांड हाई स्किल्ड लेबर की सबसे ज्यादा है। यानी कि एक टीचर डॉक्टर की डिमांड सबसे ज्यादा है, एक इंजीनियर की डिमांड इतनी ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। एंड थर्ड चीज है कि इंडिया में 60% ऑफ पॉपुलेशन है जो वर्कर क्लास से बिलोंग करती है, राइट। तो हमें इनका ग्रोथ लाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जाके पूरी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा, ओके। तो ये चीज है। तो अगर उसको हम ब्रीफली कहते हैं तो इंडिया में देखा जाए तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स में ज्यादा पैसा डाल रहे हैं, दैट इज आईटी, फाइनेंस, इंफ्रा में। वेयर जो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है वहां पे काफी कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लाइक टेक्सटाइल है, लेदर है, एमएसएमई है। फिर एक और है कि हमारे में स्किल नहीं है लोगों के पास। अगर स्किल भी है तो हम इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा काम कर रहे हैं, हम फॉर्मल सेक्टर में है ही नहीं। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया जो वर्क फोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल होना यानी कि ना ही जॉब सिक्योरिटी और ना ही कोई टाइप का बेनिफिट हो गया, ठीक है। फिर जो लास्ट आता है कि हमारे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी कम हो रहा है। भले ही हम रेट कट्स कर रहे हैं बट प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें हमें समझ आ गई। अब जो नेक्स्ट चीज समझनी, दैट इज द वे फॉरवर्ड, कि हम अगर वे फॉरवर्ड के बारे में देखते हैं कि हाउ एग्जैक्टली वे फॉरवर्ड कैन बी डन, तो हम देखा जाए तो सबसे पहले हमें जो फिस्कल पॉलिसी है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा विद द मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करो, प्लस जो हमारे पास जॉब स्कीम्स है उसके साथ कोऑर्डिनेट करो, राइट। हमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी, लाइक एप्रल है, टॉय क्लस्टर्स है, ये सारी इंडस्ट्रीज बढ़ानी पड़ेगी। हमें रूरल इनकम पे फोकस करना पड़ेगा, लाइक एमजी नरेगा हो गया, वाया एसेट बिल्डिंग करवा के, जस्ट सब्सिडीज नहीं देना उनको, कमाई करवाओ, उनकी कमाई होगी तो इकोनॉमी ग्रो होगा, सब्सिडी से ग्रो नहीं होगी इकोनॉमी। फिर जो हमें इन्फ्लेशन के बारे में आरबीआई सोचता है उसको सप्लाई ड्रिवन इन्फ्लेशन से सोचना जरूर पड़ेगा, कि आरबीआई सिर्फ डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन से नहीं पॉलिसी बना सकता। हमारी इकोनॉमी अलग है, उसकी डिमांड अलग है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो अप्रोच है वो भी अलग होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को एक टूल के जैसे देखे, नॉट द ओनली टूल, सिर्फ एक टूल नहीं देखे,
ये देखें कि हाँ एक टूल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में ये देखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इससे हमें ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, राइट। तो एक वैल्यू एडिशन जो है फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं कह सकता हूं कि इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी ऑफ ग्रोथ है वो 0.09 से डिक्रीज होकर 0.11 हो चुकी है। जो इंडिया में 1% जो अर्न करते हैं उनके पास टोटल 22% ऑफ टोटल इनकम है। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है कि 22% ऑफ टोटल इनकम सिर्फ 1% लोगों के पास है इंडिया में, राइट। एंड ओनली 20% वर्क फोर्स फॉर्मली एम्प्लॉयड है, राइट। जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 4.2% रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 8.5% रही है। ठीक है, अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका आंसर प्लीज आप लोग दीजिए, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो इंडिया में हो रही है उसमें क्या ट्रू है? क्या ये एफआरबीआई मैक्स से मैंडेट है? क्या ये आरबीआई अलोन फिक्स करता है? क्या ये गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों मिलकर फिक्स करती है? और क्या ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है? इसका आंसर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा एक मीन्स के भी 2 क्वेश्चन है, दैट इज 2015 में जो पूछा गया था, दैट देयर इज अ क्लियर ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। फिर the rate of growth of the Indian economy in recent times is not matching with employment generation. Again, jobless growth पे सवाल आ चुका है, right? So this is it from today's video. In the coming video, we will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.